नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शनिवार शाम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार की गुणवत्ता तथा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचाररत विभिन्न मरीजों से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उन्हें अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में पूछा। मरीजों और उनके परिजनों ने संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से समझा तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के वेटिंग रूम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी सुविधाजनक वातावरण मिले और इसके लिए पेयजल, पंखे और बैठने की पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि तीमारदार अस्पताल की व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं और उन्हें भी बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वे मानसिक रूप से सहज रह सके। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई, नियमित सैनिटाइजेशन तथा रंग रोगन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेंटर में कार्यरत ऑपरेटर से सैंपल संग्रहण की प्रक्रिया, उनकी रिकॉर्डिंग तथा प्रयोगशाला में होने वाली टेस्टिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सेंटर में उपयोग हो रही तकनीकी एवं संसाधनों की कार्यकुशलता की सराहना की। साथ ही साथ इनकी निरंतर निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। अस्पताल पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ को निर्देश दिया है कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्पित है तथा इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सा के क्षेत्र में इस दौरान अस्पताल परिसर में स्थापित अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे अस्पताल पहुंचकर क्या कुछ वहां पर अनुभव किया, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ उनका कहना था, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री पहुंचे कल देर रात शाम को। सबसे बड़ी बात ये कि कई शिकायतें अस्पताल से मिल रही थी कि सही से इलाज नहीं मिलता है, आयुष्मान कार्ड जो है वो सही से काम नहीं करता है और मरीजों के साथ व्यवहार सही से नहीं होता। इन्हीं सब चीज को देखते हुए मुख्यमंत्री पहुंचे, अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे और सीएमएस मौजूद रहे, इसके साथ ही अन्य अधिकारी भी उनके मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आम मरीजों से बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनको सुविधाएं कैसे मिलती हैं। जिसके बाद आला अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा अगर मरीजों के साथ सही व्यवहार नहीं होता, उन्हें सही से इलाज नहीं मिलता है। और लगातार इस बार ये ऐसी बातें आती रहती थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का शुक्रवार को जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया है। इस अवसर पर भारत और मॉरिशस के गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती देने वाला साबित हुआ है। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खंडेलवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने नरेंद्र नगर पहुंचकर प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम का औपचारिक स्वागत किया है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय महिला समूहों ने पारंपरिक परिधानों में भारतीय और मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज लहराकर उनका अभिनंदन किया है। स्वागत कार्यक्रम में पारंपरिक गीतों और उत्साहपूर्ण नारों से माहौल पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण और गरिमामय हो गया। डॉक्टर राम गुलाम के स्वागत को लेकर ही यहां पर स्थानीय जनता में विशेष उत्साह देखा गया। नरेंद्र नगर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। भारत मॉरिशस मैत्री के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये दौरा भारतीय और मॉरिशस की सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रिश्तों को नया आयाम देने की दृष्टि से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वहीं भाजपा का जहां संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, तो वहीं बता दें कि उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और नई टीम के गठन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी। साथ ही बात मंत्रिमंडल विस्तार की करें तो राज्य नेतृत्व की केंद्र से वार्ता हुई है। ऐसे में नवरात्र या दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना भी जताई जा रही है। जनता पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में भी, चाहे हम मंडल की बात करें, मंडलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। प्रदेश में नई टीम का गठन होना है, इसको लेकर के भी पूरी कसरतें पूरी कर ली गई हैं और जल्दी शुभ समय में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के भी कई पद रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व की केंद्र नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता हुई है और मुझे लगता है कि नवरात्रों के आसपास या दीपावली के आसपास प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वोट चोरी अभियान जारी है और इसके तहत ही कांग्रेस पूरे देश में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 करोड़ के हस्ताक्षर कराकर मांग पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस सभी 70 विधानसभाओं, सभी वार्ड, जिला पंचायतों में जाकर लोगों से इस 5 सूत्री मांगों पर पत्र पर हस्ताक्षर कराकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। धस्माना का कहना है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद केंद्र सरकार घबराई हुई है। कांग्रेस पूरे देश भर से जमा 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाले मांग पत्र की हार्ड कॉपी मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपेगी। वोट चोरी को अंजाम दिया, उसका खुलासा पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबके सामने किया, पूरे देश के सामने किया। सरकार हिली हुई है तब से और तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह का दुष्प्रचार कांग्रेस के खिलाफ जो उनका लगातार जारी रहता था, उसमें तेजी आई। वहीं देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति में 99 फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर करोड़ों के घोटाले में कार्रवाई जारी है। बता दें आपको कि विगत 6 जून 2025 को अपर नगर आयुक्त की शिकायत के आधार पर देहरादून नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले इस मामले में PIL भी दाखिल की गई थी। इस मामले में बताया जा रहा है कि सभी पूर्व पार्षदों को नोटिस भी जारी किया गया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार यात्रा को लेके बिल्कुल गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम करती है। हमेशा कोशिश ये करती है कि कोई भी यात्री जब प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के लिए आए तो उसको सुरक्षित वो वापस अपने गंतव्य को जाए। यही सरकार का जो है एक विश्वास रहता है और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में ना आए, इस ओर भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस राजनीति करती है तो मुझे लगता है कि इसे छोटी मानसिकता कोई हो नहीं सकती। वहीं घनसाली विधानसभा के बालगंगा मंडल चमियाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनूप बिष्ट ने की है। बता दें कि जबकि मुख्य प्रवक्ता और मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख बसुमती घणाता मौजूद रहीं। बैठक में आगामी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य वक्ता बसुमती घणाता ने बताया कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक और जनहित से जुड़े हुए कार्य करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि गांव-गांव और कस्बों में झाड़ियों की अधिकता को देखते हुए सफाई अभियान चलाना समय की आवश्यकता है। रक्तदान शिविर, पौधारोपण, दिव्यांग शिविर और आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमको ये निर्देशित हुए थे कि आपने मंडल में जो है
सेवा पखवाड़ा निमित्त जो है बैठक करनी है। और 17 सितंबर से जो कि नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उससे शुरू होकर और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जयंती तक जो है ये कार्यक्रम लगातार चलने हैं। उसी निमित्त हमारी यह बैठक आज आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बसंती गणाता जी, गोविंद सिंह राणा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे और सभी को निर्देशित हुए हैं कि आने वाले जो 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हम सभी स्वच्छता अभियान, रक्तदान, खेल प्रतियोगिता, समाज में जो भी काम हम कर सकते हैं वो सब हम इन सब के बीच करते रहेंगे। दिनेशपुर के क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया है दुर्गा पूजा कमेटी कार्यालय का उद्घाटन। 28 सितंबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत होने जा रही है। स्थायी एवं दुर्गा पूजा कमेटी के लोग दुर्गा पूजा की व्यवस्था एवं पूजा के उपलक्ष्य में लगने वाले मेला एवं संस्कृत कार्यक्रम को भाव रूप देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज विधिवत दुर्गा मंदिर के पास दुर्गा मंदिर कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम महिला एवं संभ्रांत लोगों ने कार्यालय उद्घाटन में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पश्चात श्राद्ध पक्ष समाप्त होने वाला है। श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम हमारे इलाके में प्रारंभ होता है और हमारे इलाके में दुर्गा पूजा एक बहुत भव्य दिव्य तरीके से मनाया जाता है, जिसको हमारे बंगाली समाज के लोग मनाते हैं और उसमें सभी समाजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी कड़ी में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए आज हमारे इस कमेटी के लोगों ने आज बाकायदा कार्यालय का उद्घाटन किया है और उस अवसर पर मुझे भी बुलाया। मैं जिस उद्देश्य के लिए आज इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, मैं माँ दुर्गा माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह उद्देश्य सफल होना चाहिए और इलाके का संभ्रांत विकास होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए। मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। वही सरकार अर्ध कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें आपको कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान ही मुख्य सचिव ने तमाम कार्यों की जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम आनंद वर्धन ने कहा है कि मेले के लिए किए जाने वाले स्थायी प्रकृति के दीर्घकालीन कार्य जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। कुंभ मेले में शाही स्नान और अन्य आयोजनों के लिए साधु संतों के साथ चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने कहा है कि अर्ध कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंची केंद्रीय टीम ने प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया और आपदा में क्षति का जायजा लेकर टीम अब केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में इस मानसून सीजन में आपदा में 5,700 करोड़ रुपए की क्षति का आकलन किया है। वहीं पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए की धनराशि देने के पहले ही स्वीकृति दे दी। उत्तराखंड में आपदा से क्षति का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर बैठक भी की। साथ ही साथ बता दें कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के लिए भी केंद्र की टीम उत्तराखंड आएगी। पीडीएनए की टीम द्वारा उत्तराखंड में क्षति के आकलन के बाद केंद्र सरकार की ओर से धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। बता दें आपको कि किसी प्राकृतिक आपदा के बाद हुई भौतिक क्षति, आर्थिक नुकसान और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं का पीडीएनए व्यापक मूल्यांकन करती है। और सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि इस वर्ष पिछले कुछ सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। राज्य ने थराली और धराली जैसे भीषण आपदाओं का सामना किया है। देखिए, इसमें प्रक्रिया ये होती है कि जब कभी लॉस होता है तो एक आईएमसीटी केंद्रीय सरकार की अंतर मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनकी टीम आती है। वो टीम आके विजिट करके चली गई है। इसके बाद वो टीम जनरल आकलन करती है कि कितना बल्क में नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसके बाद पीडीएनए होता है। पीडीएनए यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि डिजास्टर के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, उसका असेसमेंट करने के लिए यह टीम होती है।
अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। हाल ही में राज्य में हुई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया गया तथा राहत एवं बचाव कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में वर्तमान में चल रहे राहत कार्यों की गति की ओर अधिक तेज करने के निर्देश भी दिए गए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता तथा अस्थायी पुनर्वास शिविरों की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बता दें आपको कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, फायर सर्विस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में आई आपदा के बाद राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रही 1200 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से आपदा राहत को लेकर बड़ी अपेक्षा थी। उत्तराखंड में इस बार दैवीय आपदा से धनहानि के साथ साथ जनहानि भी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैकेज उसकी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर आए थे और साथ ही साथ उन्होंने राज्य के आपदा प्रभावित लोगों को निराश किया है। प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को राज्य को एक उचित धनराशि को देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा के कारणों पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपदा के जो कारण हैं उन पर राष्ट्रीय रणनीति बनाई जानी चाहिए और इसके लिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है। धराली आपदा में हुई क्षति को राज्य सरकार पर केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और धराली को इस तरह पुनर्जीवित किया जाए जिस तरीके से वह पहले था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धराली आपदा में पुनर्वास के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढे और सुरक्षित स्थान के लिए स्थानीय लोगों की सलाह भी ले। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है और मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि एलिवेटेड रोड के माध्यम से सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है। लगातार बारिश के चलते बाड़वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर भारी मलबा आ गया, जिससे कि आवागमन 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक ठप रहा। कई जगहों पर पानी सड़क पर नदियों की तरह बहता रहा। कटा पत्थर के पास सड़क का हिस्सा नीचे धंस गया। वहीं नेशनल हाईवे 507 पर मई गाड़ झरने के पास आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। एक और झरने की तेज बौछार लोगों को भयभीत कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर जमा मिट्टी दलदल बन गई। दरअसल सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जुड्डो के पास करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। लोग घंटों वाहनों में बैठकर सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। हालांकि विभाग के स्तर पर सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई और मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि भारी बारिश और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से गुजरने से पहले संबंधित विभागों की जानकारी संबंधित विभागों से लें। साथ ही जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और जोखिम भरे स्थानों पर रुकने से बचें। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज अंतर्गत गुलदार का आतंक लगातार जारी है। आज सुबह फिर गुलदार ने बाइक सवार एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक बिट्टू गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बिट्टू पतरामपुर से जसपुर जा रहा था, तभी अचानक खेत से निकलकर गुलदार ने हमला कर दिया। एक हफ्ते में गुलदार ने 2 युवकों पर हमला किया है। लगातार गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।